Very good morning, students. Today we are here with another topic of chapter 7, the outcomes of democracy. And this is our last topic from this chapter. This is the last outcomes of democracy, and the topic is dignity and freedom of the citizens. यानी कि जो एक dignity, एक गरिमा होती है या सेल्फ रिस्पेक्ट होती है किसी की, एक इंडिविजुअल की, और उसकी आज़ादी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी व्यक्ति के लिए कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, प्लस उसको हर तरह की आज़ादी जो है जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वहाँ पे मिले। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर पॉसिबल है, कहाँ पर प्रोटेक्टेड है, वो हम वही कंपैरिजन करेंगे फिर से, और फिर से हम देखेंगे एनालाइज करके कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में ये चीज़ जो है ज़्यादा पॉसिबल है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है कंपैरेटिवली हम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखें इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अगर एक व्यक्ति की डिग्निटी और उसकी फ्रीडम को हमने प्रमोट करना है तो डेमोक्रेसी इज़ मच सुपीरियर। एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। देखिए हर व्यक्ति अपनी एक रिस्पेक्ट चाहता है। कन्फ्लिक्ट ज़्यादातर कहाँ होते हैं, जब किसी व्यक्ति को इक्वल ट्रीट नहीं मिलता, मतलब एक अच्छी रिस्पेक्ट नहीं मिलती एक सोसाइटी में, तो वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो रिस्पेक्ट और फ्रीडम के लिए जो पैशन होता है लोगों को, यानी एक इच्छा होती है लोगों की वो मिले, ये दोनों ही चीज़ जो है डेमोक्रेसी के बेस माने जाते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ें कहाँ पर पॉसिबल है ज़्यादा, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी ये दोनों चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कराती है। ऐसी जो कंडीशन है वो डेमोक्रेसी में मिलती है कि लोग एक अच्छी डिग्निटी के साथ रहें, प्लस लोगों को हर तरीके का राइट जो है वो मिले। Democracies throughout the world have recognized this at least in principle। at least principally एक तरह से हम देखें तो सिद्धांतिक रूप से एक प्रिंसिपल है ये डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी इस प्रिंसिपल की वजह से, इन प्रिंसिपल्स की वजह से ही रिकॉग्नाइज की जाती हैं या जानी जाती हैं। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसी। तो ये जो चीज़ें हैं ये अचीव की जाती हैं हर तरह के स्तर पर, हर तरह की डेमोक्रेसी में। For societies which have been built for long on basis of subordination and domination। लेकिन देखिए स्टूडेंट, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं या कुछ देश ऐसे होते हैं जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म तक एक डोमिनेशन जैसे टाइम पीरियड को फेस किया है, यानी कि वो किसी के अधीन रहे हैं। तो उनके लिए ये सिंपल मैटर नहीं होता इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना कि इक्वालिटी भी कोई चीज़ है या फ्रीडम भी कोई चीज़ है या डिग्निटी भी कोई चीज़ है, क्योंकि उन्होंने एक इतना लंबा टाइम पीरियड फेस किया होता है किसी के अधीन रहना, किसी के अंडर रहना। तो उनके लिए ये चीज़ें कंसिडर करना बहुत ही टफ होता है। अब हम व्यूमेन से रिलेटेड डिग्निटी की यहाँ पर बात लेते हैं। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ व्यूमेन। अगर औरतों की गरिमा से रिलेटेड बात ली जाए तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हमें कैसी मिलती है, अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यहाँ पर पाई जाती है वर्ल्ड में। तो और औरतों ने इस चीज़ के लिए एक इक्वल रिस्पेक्ट सबको मिले, उनको मिले, इस सेंसिटिविटी को क्रिएट करने के लिए एक लंबा स्ट्रगल किया है ताकि उनको भी इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ हो। और ये दोनों चीज़ें, इक्वल ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के इंग्रेडिएंट्स बने, इसके लिए एक लंबा संघर्ष जो है औरतों ने किया है। दैट डज़ नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली ही औरतों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। अगर माना जाए कि इसके लिए एक लंबा संघर्ष किया गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सोसाइटी में आज भी अगर हम देखें तो वीमेन को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। बट वंस प्रिंसिपल इज़ रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन अगर कोई चीज़ कानून के रूप में बन जाती है, जैसे एक कानून बन गया कि मैन और वीमेन जो है वो इक्वल ट्रीट किए जाएंगे या उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, अगर वो एक कानून की फॉर्म में हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड है तो इट बिकम ईजियर फॉर वीमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट। तो ऐसी कोई अनएक्सेप्टेबल चीज़ अगर होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना इजी हो जाता है, क्योंकि ये पता होता है कि ये कानून बना हुआ है और उसको कानून को माना नहीं जा रहा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पॉसिबल होंगी, डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी ने इस तरह का कोई प्रिंसिपल बना दिया है, कोई कानून बना दिया है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा सबको, सब जो है सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, और उसके बाद ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना इजी हो जाता है। इन
In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. Non-democracy में इसके अपोजिट है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर उसको लीगली और मोरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मतलब वो कानून की फॉर्म में वहाँ पर नहीं होता है कि एक किसी की जो फ्रीडम और डिग्निटी जो है वो सेफ़ है, वो कानून की फॉर्म में नहीं होता। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती कंपैरेटिवली हम देखें डेमोक्रेटिक रिजाइम से। द सेम इज़ ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज़, और यही चीज़ हम कास्ट से रिलेटेड देखते हैं कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं डेमोक्रेसी। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसने काफ़ी हद तक इस चीज़ को स्ट्रेंथन किया है कि जो डिसएडवांटेजेस जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट होती हैं उनको इक्वल स्टेटस दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड की जाए। तो इंडिया में इस तरह के कानून बनाए गए हैं कि जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ होती थी उनको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है वो कम किया गया है। Perhaps it is recognition that make ordinary citizen value their democratic rights। और इस वजह से ही क्या है स्टूडेंट्स की जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं यानी कि जो व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, उनको अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स की वैल्यू का पता चला है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम एक कानून की फॉर्म में हमारे सामने बन चुकी है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, तो लोगों को अपने राइट्स जो है वो पता चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ पर पॉसिबल हैं, डेमोक्रेसी में ये चीज़ें पॉसिबल है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, लेकिन जो डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन, लेकिन जो डेमोक्रेसी की इस तरीके से एक जांच परख जो चल रही है, एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, ये कभी बंद नहीं होता, मतलब हम हर टाइम जो है डेमोक्रेसी को एनालाइज करते रहते हैं। एज डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट, जैसे ही हमें लगता है कि डेमोक्रेसी ने अपना एक टेस्ट पास कर लिया है कि डेमोक्रेसी में ये चीज़ पॉसिबल हो गई है, इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि लोगों को अगर कुछ सपोज कीजिए कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोगों को, जैसे पहले क्या था, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में आपने स्टडी किया है तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि राइट्स क्या होते हैं, बेसिक राइट्स क्या होते हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को ये पता चला कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो उसके बाद उनको और जो अवेयरनेस होती है वो उनके अंदर आ गई और धीरे धीरे उनको लगने लगा कि हमें ये भी बेनिफिट मिलना चाहिए, ये भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एक सिस्टम जो होता है, जो बना हुआ होता है, उसका एक जो हम कहते हैं कि उसका एक टेस्ट चलता रहता है, एक एग्जामिनेशन उसका चलता रहता है कि हम उससे एक्सपेक्टेशन जो है हमारी बढ़ती जाती है। जैसे डेमोक्रेसी ने हमें बहुत कुछ दे दिया, लेकिन डेमोक्रेसी से इसके बाद भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ती जा रही हैं। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। उसके बाद देखिए दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन। तो जैसे ही जब क्वेश्चन उठाया जाता है कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे वो बेटर हो सकती है, तो हमेशा ही एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारी बढ़ जाती है, हमारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं कि ये चीज़ हमें नहीं मिल रही, ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन है। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज़ इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो कंप्लेनिंग होती है, जो कंप्लेंट चलती है डेमोक्रेसी के लिए, वो अपने आप में ही देखा जाए तो डेमोक्रेसी का एक उसकी एक जजमेंट हो जाती है, उसकी एक टेस्टिमनी हो जाती है, और ये ही डेमोक्रेसी की सक्सेस को जो है शो करती है कि डेमोक्रेसी वो कितनी सक्सेसफुल है, क्योंकि डेमोक्रेसी से लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है और हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करना भी नहीं छोड़ते। इट शोज़ दैट पीपल have developed awareness and the ability to expect and to look critically at power holders and the high and the mighty। इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट, जब हमारी कंप्लेंट्स बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि लोगों की अवेयरनेस कितनी बढ़ रही है। जैसे अगर हम देखें 1947 के बाद हमारा देश जब आज़ाद हुआ, जब इलेक्शन हुए, तो जितनी अवेयरनेस आज लोगों के अंदर है उतनी अवेयरनेस तब लोगों के अंदर नहीं थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हमें डेमोक्रेसी के जो चीज़ें हैं वो पता लगती रहती हैं, क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, तो हमारी एजुकेशन बढ़ती रहती है, तो हमारे अंदर वो अवेयरनेस आती है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्लॉयट नहीं होने देते। हमारे अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कि हम जो पावर होल्डर्स हैं या जो माइटी पर्सन है उनको क्रिटिसाइज़ कर सके अगर वो कहीं भी हमें रॉन्ग दिखाई देते हैं। A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project। और लोगों की ये जो डिससेटिस्फेक्शन होती है, ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन है लोगों का, ये क्या शो करता है
डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट की सक्सेस को शो करता है कि डेमोक्रेसी जो है वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। ये एक व्यक्ति जो सिर्फ एक व्यक्ति है उसको एक अच्छे नागरिक के रूप में कन्वर्ट करता है, जो मोर अवेयर है, जो मोर सिविलाइज्ड है। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज़ रन एंड देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टूडेंट देखिए, आज ज़्यादातर जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल है, वो क्या मानते हैं कि सरकार का जो रवैया है या सरकार की जो भी काम है उनके, वो उनके वोट का उसके ऊपर असर पड़ता है। और इससे जब वोट का उसके ऊपर असर पड़ता है तो क्या होता है, उससे जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, जो उनके अपने हित होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट को हमेशा डर होता है कि अगर उन्होंने कुछ किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ किया, किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश की, तो उसको पता है कि नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति उनको वोट नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ कहाँ पर पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में। तो ये लास्ट आउटकम आई होप आपको समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट, ये पिक्चर भी आपकी बुक में बनी हुई है, ये रोज़ा पार्क्स की पिक्चर है। ये एक कॉमन जो इंडिविजुअल है, कॉमन जो ऑर्डिनरी पीपल है, उसकी पावर को यहाँ पर शो किया गया है। रोज़ा पार्क्स जो हैं एक बहुत ही एक लेडी रही हैं, यूएसए से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने जो सिविल राइट्स होते हैं लोगों के, उनके अगेंस्ट एक काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो लास्ट में उन्हीं को दिखाया गया है यहाँ पर कि जो वोटर है, जो कॉमन पर्सन है, पावर एटलीस्ट उसी के हाथ में होती है। और यहाँ पर यही दिखाया गया है कि हमारी वोट्स का काफ़ी इफ़ेक्ट होता है जो देश की जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर। जैसे कि बहुत सारे देश हैं, ये दिखाया गया है यहाँ पर वोट की पावर को कि 65% जो व्यक्ति हैं साउथ एशिया के, वो बिलीव करते हैं कि वोट में जो है पावर है। वोट की एफिशिएंसी पे मतलब इन्होंने अपना जो बिलीव है वो दिखाया है। इसी तरह से बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। तो ये पिक्चर ये एक हमें शो करती है कि किस तरीके से जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, जो मेन पावर होती है वो उसी के हाथ में होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। तो स्टूडेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि थोड़ा सा क्योंकि हम एक एनालिटिकल टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, तो चैप्टर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इसमें बिल्कुल डायरेक्ट आपके सामने आ रहे हैं। आप हर चीज़ को एनालाइज करके उसका आंसर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल आपकी बुक में से ही सारे क्वेश्चन और आंसर इसके बन रहे हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो थैंक यू सो मच।